हाँ जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका नवयुग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज पीवाई क्यूज़ श्रृंखला कर रहे थे और इसी कड़ी में आज इंडियन इकोनॉमी के पीवाई क्यूज़ डिस्कस करेंगे। आरपीएससी द्वारा सारे प्रश्न पत्र लेंगे, जिसमें जनवरी से नवंबर माह तक के लगभग 10 से 12 प्रश्न पत्र आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के जितने सवाल आए उन सारे सवालों को एक ही कड़ी में इस तरीके से रखा गया है, जिसमें आपको बदलता पैटर्न, सतही सवाल, गहरे सवाल, सारे सवाल एक साथ देखने को मिलेंगे और आप इन सारे सवालों के जवाब कॉन्सेप्ट के साथ समझ पाएंगे, जिससे आपको एक नया आयाम मिलेगा तैयारी में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न जो है वो मैं बता दूं कि यहाँ 5 ऐसे प्रश्न जो आएंगे वो पहले आरएस प्रीलिम्स 2025 जो कि 2 फरवरी को हुआ था उसके प्रश्न हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आगे बता दूँ। और फिर जो जो भी जितने भी प्रश्न आज जो हम ले पाएंगे 1 घंटे में, सारे प्रश्न धीरे धीरे 1 2 4 वीडियो जितने भी बनेंगे उस सारे वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही? पहले तो प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे? तो इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम जीएनआई और शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि नेट नेशनल इनकम, हाँ, नेट नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम में वार्षिक वृद्धि दर प्रचलित यानी कि करंट और कांस्टेंट, प्रचलित और स्थिर दोनों, करंट और कांस्टेंट दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक बार आपको दोनों ही, मतलब अगर करंट और कांस्टेंट दोनों पर ऋणात्मक कौन से साल में रही। ठीक है, तो ये एक तरीके से इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स हैं, उससे प्रश्न है ये। और सर्वे से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। और हमें पहले ऑप्शन से देख लेते हैं इसको। 2018-19 18-19 में क्या था? तो 19 दिसंबर में तो कोविड आ गया था और 18-19 में ऐसी कोई खास बात, मतलब ऋणात्मक तो नहीं थी। हाँ, मानते हैं कि जैसे ये स्लो तो था ही, लेकिन ऋणात्मक नहीं कह सकते। स्लो डाउन तो था इकोनॉमी में, तो ऋणात्मक तो नहीं है ये, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 19-20 ऑप्शन दूसरा। तो 19-20 में भी ऋणात्मक वृद्धि दर नहीं थी, कांस्टेंट और करंट दोनों पर तो नहीं थी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 20-21 में या 2019 एंड दिसंबर में तो आ गया तो कोविड, तो यहाँ से स्लो डाउन मान सकते हैं, तो यही आंसर होना चाहिए। 20-21 बिल्कुल कोविड था, सारे उद्योग धंधे बंद थे, फैक्ट्रीज बंद थी, खासकर जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है उस पर बुरा असर, और इस कारण जो है वो कांस्टेंट और करंट दोनों लेवल पर ये जो हमारी नेशनल जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर, वो ऋणात्मक रही। ठीक है, तो और 21-22 में से वापस ग्रोथ होनी शुरू ही हो गई थी, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो यही आंसर है इसका। और किसी भी एंगल से देखें तो वैसे सकल राष्ट्रीय आय आपको पता ही है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसमें ये ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब जिसमें सारे जो इनकम होती है देश की और विदेशी सारी, और दूसरी नेट नेशनल इनकम जिसमें अपन डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। ये नेट नेशनल इनकम में अपन क्या करते हैं, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उनमें से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। डेप्रिसिएशन आप समझते होंगे, जिसमें वस्तु की लगातार वैल्यू घट जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप एक गाड़ी नई गाड़ी खरीदते हैं, उसकी 10 साल बाद उसकी कीमत कम ही होंगी, उसी तरीके से देखें इसको। तो ये हमारा 39वां क्वेश्चन और इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 नंबर 2020-21। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जीएसटी से है, और अब तीसरी पीढ़ी के सुधार तो चल ही रहे हैं। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र
इनपुट कर जमा तंत्र, इसको जैसे कि यहाँ तो अपन सारे प्रश्न हिंदी में ले रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में भी देखते रहें, इकोनॉमी के टेक्निकल प्रश्नों को इंग्लिश में भी देखना जरूरी है। इनपुट कर जमा तंत्र का मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही। इनपुट टैक्स कर माने टैक्स और क्रेडिट जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, पहले कथन से ही देख लेते हैं। ये दोहरे करारोपण को रोकता है, बिल्कुल सही बात है, ये दोहरे करारोपण को रोकता है। ये उत्पादन पर कर से बचाता है। अच्छा, पहले आईटीसी को समझ लेते हैं ना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। पहले अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ लेते हैं, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, धीरे धीरे इसको समझते हैं क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सीधा एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं ना, परिभाषा तो टेक्निकल ही होती है इनको। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जैसे मान लो आपका नाम क्या रखें, रूप रख लेते हैं। ये रूप है कोई भाई साहब जिन्होंने कच्चा माल खरीदा, बड़े आदमी हैं और व्यापारी आदमी हैं, तो क्या खरीदा इन्होंने, कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल खरीदा, मान लो उन्होंने 100 रुपये का कच्चा माल खरीदा। तो कच्चा माल जब खरीदा तो उन्होंने इस पर जीएसटी लग गया इनका 18 रुपये इन्होंने जीएसटी दे दिया, सरकार को दे दिया। जब इन्होंने फैक्ट्री में लाए माल को और उसको प्रोसेसिंग किया, अच्छा कुछ चीज़ें बनाई, फिर इनको उन्होंने 100 रुपये के जो कच्चा माल था इसको 200 रुपये में मार्केट में बेच दिया। जब ये बेचा माल तो बेचते समय भी इनको जीएसटी देना पड़ेगा, कितने, 37 रुपये, 37 रुपये लग रहा है। अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं है तो इनको 37 रुपये देना पड़ता। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तो है, जीएसटी सुधार हो गया, तो क्या होगा, तो ये जो 37 रुपये है, जो इन्होंने 18 रुपये इनमें से ये डबल इसका जो इसके साथ जुड़ गया आउटपुट में, ये इनपुट में चला जाएगा। मतलब ये अब 37 नहीं, 37 में से 18 तो इन्होंने पहले दे दिया था, यानी इनपुट के टाइम दे दिया था, तो यही है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी 18, यानी अब केवल 18 ही देना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सेट किया है। खैर समझ गए होंगे आप कि जो मतलब इनपुट के टाइम जब वो माल खरीदा जाता है कोई, तो उस इनपुट के टाइम जो हम टैक्स देते हैं तो वो आउटपुट के साथ नहीं जोड़ के उसको आउटपुट माल बेचते समय उसको घटा लेते हैं। यही आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जैसे आपने जो माल खरीदा तो 18 दिया, फिर वापस 37 दे रहे थे। अगर आईटीसी नहीं होता तो ये 37 देना पड़ता, लेकिन अब 37 नहीं, केवल 18 ही देना पड़ेगा। ये 18 जो है वो यहाँ पहले दे दिया था, तो वापस नहीं देना है, यानी दोहरा कर नहीं देना है आपको। यही है आईटीसी। और अब इसको प्रश्न से देख लेते हैं। ये जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोहरे करारोपण को रोकता है, मैंने बता दिया आपको कि कैसे रोकता है, तो वो आप समझ गए होंगे, नहीं तो थोड़ा देख लीजिए वापस। आई थिंक अगर मैंने सही डिलीवर किया है तो आप समझ लिए होंगे। फिर अगला जो है वो ऑप्शन, उत्पादन पर कर से कैसे बचाता है। भाई प्रोडक्शन टैक्स तो लगेगा ही, और स्टार्टअप से कर से राहत प्रदान करता नहीं, स्टार्टअप को टैक्स तो देना ही पड़ता है, स्टार्टअप को कर से कोई राहत प्रदान नहीं करता। यहाँ उत्पादकों को रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है, रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। आईटीसी में रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रहे हो आप तो रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड दोनों रखने पड़ेंगे, तभी तो आप ले पाओगे। तो इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, है ना। ये दोहरे करारोपण को रोकता है। आसान सा प्रश्न था, थोड़ा इसको टेक्निकल रूप से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये क्या है, इन्फ्लेशन। अच्छा, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। इन्फ्लेशन की बात आ रही है साथियों, तो मुद्रास्फीति जो है वो आप सब मुद्रास्फीति से परिचित होंगे। मुद्रास्फीति माने महंगाई। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है देख लेते हैं। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल रहती हैं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य स्फीति बाहर रहती है। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कोर मुद्रास्फीति है और हेडलाइन ये क्या होती है। तो साथियों मैं बताऊं तो आपको, जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है
इसके हेडलाइन से आप याद रखो, ये इसको इंग्लिश में याद रखो। हेडलाइन जो है ना, ये आई थिंक आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा विजिबल है, ठीक है। चलो तो इसको यहीं डिस्कस कर लिया जाए। मेरा कहने का अर्थ है कि जो है ये हेडलाइन मुद्रास्फीति है, इसमें हेडलाइन में क्या है कि हर चीज़ आती है, हर चीज़, एच, ये हर चीज़, हर चीज़ माने हर चीज़ क्या, तो हर चीज़ का अर्थ है यहाँ पे जिसमें आप हर चीज़ का मतलब है भोजन, फूड है, फ्यूल है, फ्यूल है, और फूड, सारे फूड जो है, फ्यूल है, ये सब इसमें हेडलाइन में आ जाता है। हर चीज़ हेडलाइन में ऐसे याद रखें, हर चीज़ आती है। और कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा नहीं, कोर मुद्रास्फीति आती ही तब है जब हेडलाइन को माइनस करते हैं। यानी अगर हेडलाइन में से आप फूड और फ्यूल हटा देंगे तो कोर आ जाएगा। हेडलाइन माने हर चीज़, इसमें हर चीज़ रहती है। इसको टेक्निकल टर्म में मत जाइए, मैं आसान में समझा रहा हूँ। इसको टेक्निकल टर्म में भी समझेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और समझ आएगा तो भी याद नहीं रहेगा। हेडलाइन माने हर चीज़, इसमें हर चीज़ रहती है। हर चीज़ का मतलब इसमें फूड भी रहेगा, फ्यूल भी रहेगा, लेकिन कोर में क्या, सिर्फ कोर रहेगा। कोर मतलब केवल तेल और पानी, पानी तो नहीं लेकिन मतलब तेल को छोड़कर सब, खाना और तेल को छोड़कर कोर में सब रहेगा। खाना और तेल को छोड़कर कोर मतलब खाना और तेल, खाना और तेल को छोड़ दीजिए, बाकी इसमें सब। तो हमने कोर में से अगर टेक्निकल भाषा में भी बता देते हैं, अगर आपको कोर जो है वो कोर इन्फ्लेशन है, वो कोर इन्फ्लेशन बराबर हेडलाइन में से माइनस कर देंगे क्या, फूड और फ्यूल, फूड और फ्यूल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाएगी। तो इसमें ये पूछा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य स्फीति बाहर रहती है, नहीं, हेडलाइन मतलब हर चीज़ रहती है। फूड तो इसमें रहता ही है, खाद्य स्फीति बाहर नहीं रखती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। और पहला स्टेटमेंट है कि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल रहती है, नहीं, खाद्य और ऊर्जा की कीमत शामिल नहीं रहती है। मैंने बोला कोर का मतलब इसमें माइनस कर लेते हैं हेडलाइन में से। कोर मतलब खाना और तेल छोड़ कर बाकी सब, तो खाना और तेल, ये ऊर्जा, खाद्य इसमें नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। कथन सही पूछा है, ये दोनों तो गलत हो गए। तीसरा चेक करते हैं, कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसमें कोर में तेल नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कीमतें किसकी होती है, तेल की। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखते हैं कि तेल जो है उसकी कीमतें ही सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, तो इस कारण जो है वो हेडलाइन में खाद्य स्फीति बाहर रहती है। हेडलाइन जो कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही बात है। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन में हर चीज़ होती है, तेल भी होता है, और जब तेल होता है तेल की कीमत उतार चढ़ाव रहता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो आई थिंक आप इसका आंसर पा गए होंगे, उत्तर नंबर 4 केवल सी, ठीक है। तो इसको टेक्निकल टर्म में याद नहीं रखें, इसको बस ऐसे अपनी आसान भाषा, देसी भाषा में याद रखें। हेडलाइन माने हर चीज़, और कोर मतलब तेल और खाद्य, तेल खाना छोड़कर सब, कोर में तेल खाना छोड़कर सब। तो जब कोर में तेल नहीं है तो कीमत फ्लक्चुएट नहीं होंगी, तो ज़्यादा परिवर्तनशील कौन होगा, हेडलाइन। तो यही जो है वो उत्तर नंबर 4 केवल सी ऑप्शन हो जाए, ठीक है। तो इतना काफ़ी है इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया, 5 जुलाई 2013, बिल्कुल सही बात, ये तो सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 50 करोड़ आते हैं क्या? नीचे वाला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये तो सही बात है। ये 50 करोड़ वर्तमान, यानी अगर वर्तमान टर्म में भी देखें और उस टाइम जब ये जनवरी फरवरी 2025 की बात करें, तब भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं था, 70-75 था, और अभी 80 करोड़ है, शायद 80 करोड़ व्यक्ति जो है वो NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल है, और तब भी 80 करोड़ था क्या? ये भी गलत हो जाएगा ना,
बी गलत हो जाएगा। तो ये ए और सी 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही एक डिजिट में गड़बड़ करवाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा खुशहाली से है। किसकी खुशहाली? विश्व की खुशहाली। चलो इसको देख रहा होगा आपको। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। भारत का स्थान 140 से अधिक देशों में 140 से अधिक देशों में 126 था। अच्छा सॉरी 126 था, जो कि इसके पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी भिन्न है। ये सही कथन है? एक बार निचले वाला कथन देख लेते। पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति ही हुई है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है साथियों, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2023 में और 2024 में 2025 का भी इंडेक्स आ गया, जिसमें तो शायद 118वीं रैंक है हमारी। यहाँ पे 126 थी और यहाँ भी 126 ही थी, कुछ 125 126 थी शायद। तो यहाँ तो ये परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ ये श्रीलंका और बांग्लादेश, यहाँ से इनसे हम निम्न नहीं है, इनसे तो हम ऊपर है, यानी इनसे अच्छी रैंक है हमारी। तो ये पहला स्टेटमेंट ए गलत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब इसको थोड़ा उस तरीके से कि अब अगर करंट भी पढ़ रहे हैं तो उसको डीपली और इस तरीके से हर स्टेटमेंट और हर चीज़ को थोड़ा अगर आपको ये नहीं कि पता कि 128 पे था, कितने में था, ये नहीं पता हो तो भी इस बात को, ट्रेंड को देखें कि पीछे कौन है आगे कौन है। इस तरीके से एक तरीके से ट्रेंड का पता रहना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल के प्रश्नों के हिसाब से। आई थिंक यही इसका आंसर हो जाएगा ना, केवल बी, केवल बी। ठीक है, तो ये इसमें ये श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो 101 मतलब बुरी रैंक है, हमसे भी बुरी है इनकी, तो इस कारण ये। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है वो हमारा ये लेबर फोर्स सर्विस है क्या, देख लेते हैं एक बार, पढ़ ही लेते हैं। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात, कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को किस रूप में, ये वर्क पॉपुलेशन रेशियो के बारे में क्वेश्चन है ना। जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो होता है उसको जैसे ऐसे समझे आप, जैसे आपके गांव में कुल लोग हैं 100 लोग हैं, उसमें काम करने वाले हैं 40। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए। तो ये हमें ये बता रहा था कि 100 जो है वो कुल लोग गांव में, मान लो आपके 100 है तो उसमें 40 लोग हैं वो काम करने वाले हैं। तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो निकालना है तो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में जो काम करने वाले कितने लोग हैं उसका जो उसका अपन 100 से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो इसका जो रेशियो निकल के आता है, इसका जो परसेंटेज निकल के आता है वही होता है कार्मिकों की जनसंख्या में उसका अनुपात। तो इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। श्रम शक्ति में नियोजित नहीं, कार्यशील आयु की जनसंख्या में नहीं, वो अलग है। कुल जनसंख्या, बिल्कुल टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों की का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एम्प्लॉयड है उनका टोटल पॉपुलेशन के साथ जो बैठता है उसी के अनुरूप ये निकाला जाता है। ठीक है, इसी के जैसे ये इसमें एक ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है कि ये श्रम शक्ति वाला, तो इसको भी देख लेते हैं ना, इसको नीचे देख लेते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो उत्तर नंबर 3 हो जाएगा, आपको देख के ऊपर शायद विजिबल नहीं हो रहा था। तो इसको एक, जैसे ये तो कार्मिकों की जनसंख्या में आपको पूछा, वर्क पॉपुलेशन रेशियो पूछ लिया। मान लो आपको लेबर पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेटिंग रेशियो होता है वो पूछ ले, लेबर फोर्स का जो होता है LFPR जिसको बोलते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे जो लेबर श्रम जिसको श्रम शक्ति में जिसमें 15 से 59 15 to 59 जो वर्ष के जो लोग हैं उसमें किसमें आते हैं, लेबर उसमें श्रमिकों के रूप में आते हैं, जो आइडियल वर्ष से आयु के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही करता है, इसमें टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो काम करने की जो इच्छुक लोग हैं उसमें इसका जो अनुपात होता है वही इसका लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। और बाकी ये तो इसका आंसर आपको पता लग गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा ये वित्तीय क्षेत्र के बारे में। भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? अच्छा, पहला है पूंजी पर्याप्तता, ये तो वित्तीय सुधारों से संबंधित नहीं पूछा है। ठीक है, बिल्कुल ये तो है फाइनेंस सेक्टर से, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट, फिर एफआरबीएम एक्ट, ये फिजिकल, यहाँ तो लिख भी दिया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये इसमें नहीं आएगा ना। ये एफआरबीएम फिजिकल रिफॉर्म है, तो यही उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। सरफेसी अधिनियम हो गया, ये गैर एनपीए हो गया, ये एआर हो गया, पूंजी पर्याप्त अनुपात वाला, ये सब जो है वो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। एफआरबीएम जो है वो इसमें नहीं आता, ये फाइनेंशियल नहीं है, ये फिजिकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन जारी करता है? यही डीपीआईआईटी, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर ही ये विभाग है। इसका काम जैसे जो एफडीआई होती है वो कहाँ आएगी, कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, ये सारे काम यही करता है, सजेशंस भी देता है सरकार को। तो यही इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये राज्यों के लिए जारी करता है। जो पहले जो रिपोर्ट आती थी वर्ल्ड बैंक द्वारा वो तो शायद बंद हो गई अपने 2021-22 में हो गई थी। अगला प्रश्न, ये थोड़ा राजस्थान इकोनॉमी का कुछ एक प्रश्न था, तो वो इसके साथ ही अटैच था, तो आ गया, इसको भी कर लेते हैं। लगे हाथ। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, आपको पता है ये रीति जो अभी इसको इस रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के रूप में इसको गठन किया गया है, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अपने एसडीजी से, एसडीजी निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करना है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी? 17। और फिर इसकी घोषणा के वर्ष और लक्ष्य उपलब्धि वर्ष। घोषणा का वर्ष तो 2015 आई थिंक, लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2015 ही था, 2030। ये लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2 तो 17, 15, 30 कहाँ पर? चलिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 17, 15, 30। 17 लक्ष्य और घोषणा वर्ष 2015 और लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2030। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा बेरोजगारी, ये हमारा यहाँ विजिबल होगा आपको, ये क्या है, तो मैंने विजिबल नहीं होने के कारण इसको थोड़ा इस तरीके से कंप्रेस किया। बेरोजगारी की सामान्य स्थिति यह भी क्या कहलाती है? क्या वो छिपी हुई बेरोजगारी है? छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ होती है? कृषि क्षेत्र में होती है छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। जरूरत कम लोगों की है, ज़्यादा काम लोग कर रहे हैं। सक्रिय बेरोजगारी तो ऐसे ट्रेड साइकिल के रूप में देखते हैं अपन। रचनात्मक बेरोजगारी तो एक व्यापार से निकलकर आप दूसरा व्यापार पाने के बीच का जो फेज होता है, उस फेज का जो दौर होता है वही रचनात्मक घर्षण होता है हमारा। तो खुली बेरोजगारी, बिल्कुल खुली बेरोजगारी होती है। खुली बेरोजगारी क्या? जो काम चाहता है पर काम नहीं मिलता, काम तो चाहता है पर काम नहीं मिलता, वही क्या है? ओपन एम्प्लॉयमेंट है। तो यही हो जाएगा सामान्य स्थिति, ये भी है, काम तो चाहते हैं नहीं मिल रहा है, यही क्या है? खुली बेरोजगारी। अगला प्रश्न हमारा मनी सप्लाई, अच्छा ये मुद्रा समुच्चय से एग्रीगेट्स देख लेते हैं, बढ़िया अच्छा प्रश्न। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार करें।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना है अपने को। ये पहला कथन जो है वो M2 बराबर इक्वल M1 और बैंकों के पास सावधि जमा। क्या ये कथन सही है साथियों? अगला देख लेते हैं। अगला कथन क्या है? अगला कथन है M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन, बिल्कुल ब्रॉड मनी कहा जाता है। बिल्कुल M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। आरबीआई का फेवरेट है ये तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। फिर आपको ये फॉर्मूले पता है, इसको तो याद करना है बस। तो M2 में बैंकों के पास सावधि नहीं जाता, इसमें तो जो पोस्ट ऑफिस है उसकी जो डिमांड डिपॉजिट है वो होती है। तो ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 20 सही है, तो नंबर 2 हो जाएगा। M2 ये सब पता ही है आपको। ये जो अपना M1, M2, M3 और अब तो नए एग्रीगेट्स भी आ गए। जो पुराने एग्रीगेट्स थे वो अभी प्रचलन में, लेकिन जो प्रश्न आएंगे वो साथियों पुराने वालों से ही आएंगे। तो इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। वैसे आपको ये जो M1 है इसमें आपको पता ही है जनता का जो कैश होता है वो आता है। कैश के साथ सरकार की आरबीआई में कितनी जमाएं हैं, सॉरी आरबीआई की जमाएं नहीं है, ये आरबीआई की जमाएं तो M0 में आ गई। इसको ऐसे देख लेते हैं, मैंने एक बार लिख ही लेते हैं ना, मुझे भी याद आ जाएगा। M1, M2 फिर M3। तो M0 में तो क्या होता है? कैश होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन हो सकता है, आप ये बताइए मुझे। M1 होगा, M2 होगा। इसको ऐसे समझिए कैसी भाषा में कि आप सबसे जल्दी पैसे कहाँ से दे सकते हैं। यानी आपके पास जेब में, मान लो जेब में 500 रुपये रखे हैं और वहीं आपने 5 लाख की एफडी करा रखी है, तो आप ज़्यादा जल्दी पैसे कौन से दे पाएंगे? यही जो जेब में रखें, यानी जो जो कैश है, आपके पास नकद है, साथ में सरकार की जो आरबीआई में जमाएं होती हैं, और इसमें बैंकों का सीआरआर भी होता है, जिसको आगे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़ा पीडीएफ को कंपाइलेशन करते टाइम इसको जूम आउट ज़्यादा कर दिया तो जगह नहीं बची। खैर आप मैं बोल ही देता हूँ। तो M0 में नकद, सरकार की आरबीआई में जमा, बैंकों की सीआरआर, आप सुन लीजिए। फिर M1 में, तो M1 में तो सरकार का जो जनता का कैश है, बैंक की मांग जमाएं और आरबीआई की जमाएं आ जाएगी। और फिर M2 में M1 और डाकघर की मांग जमाएं आ जाएगी, जो कि यहाँ पे नहीं लग रखा। यहाँ डाकघर की मांग जमाएं आनी चाहिए थी, इस कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर M3 में M1 के साथ बैंकों की जो टाइम डिपॉजिट है वो आ जाती है, और M4 में M3 के साथ डाकघर की जो समय जमाएं टाइम डिपॉजिट वो आ जाती है। तो ये जो मनी सप्लाई मनी एग्रीगेट्स है वो आपको याद रखने, पुराने वाले ही रखने। तो आपको तरलता का पता लगेगा, जिसमें कैश होगा, नकद होगा। जनता का कैश सबसे ज़्यादा नकद M0, तो इसकी सबसे ज़्यादा तरलता होगी M0 की। फिर M1 की होगी, फिर M2 की होगी, फिर M2 की होगी, फिर M3 की होगी, उसके बाद M4 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रम भी आप ध्यान रखें। बाकी आगे कोई और प्रश्न आएगा तो करेंगे। बाकी आप इसमें समझ पा रहे होंगे, आपको एग्रीगेट्स याद होने चाहिए। अगला प्रश्न ये, अच्छा मनरेगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, बिल्कुल 2006 में हुई थी, शुरुआत तो 2006 में हुई थी। इसके तहत NREP RLEGP का विलय कर दिया गया। ये जो पुराने वो रोजगार कार्यक्रम थे NREP, उनका विलय कर दिया गया। सही बात है, दोनों कथन सही है ना, यही हो जाएगा। 2006 में शुरुआत हुई थी और 2008 में शायद पूरे भारत में लागू हो गया था, और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, MG नरेगा। ठीक है, और ये पुराने जो रोजगार कार्यक्रम चल रहे थे उसको विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न ये इन्फ्लेशन से, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है, अरे पीछा क्या पीछा करती है,
इसको आप क्या करें कि ऐसे प्रश्नों को भावनाओं में नहीं खोना है, इनको फटाफट मार्क कर लेंगे। अपन कीवर्ड ढूंढेंगे क्या, जैसे यहाँ पे बहुत अधिक मुद्रा, ये बहुत अधिक मुद्रा को मार्क कर लिया आपने, बहुत अधिक मुद्रा। फिर है बहुत कम सामान, मतलब गुड्स जो है वो बहुत कम है और मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई। मतलब कम सामान मतलब इकोनॉमिक भाषा में कम सामान क्या हो गया, सप्लाई कम, यानी सप्लाई कम। जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है ना। अच्छा, सामान तो 4-5 है और फिर उसके पास डिमांड, अगर खरीदने वाले 10 है और चीज़ें 5-4 ही हैं तो फिर वो डिमांड तो बढ़ ही जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम, इसके परिणाम से होने वाली मुद्रास्फीति, तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, यानी मुद्रा अधिक है, मुद्रा तो अधिक है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा है लेकिन इतना सामान है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। और डिमांड बढ़ेगी मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहाँ कहाँ है, अच्छा ये बड़ा, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। समझे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी आप सब ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी सारे जैसे कि ये अपना स्टेग इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टेग इन्फ्लेशन, इसको भी देख लेते हैं ना साथ में। स्टेग इन्फ्लेशन में जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, जो आरबीआई दुविधा में आ जाता है, संकट द्वंद सब आ जाता है आरबीआई के। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेग इन्फ्लेशन जिसमें जीडीपी की रेट कम होती है, बेरोजगारी दर बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो मांग डिमांड्स भी घट रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें जो कंडीशन होती है, और फिर इसमें आरबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है, मगर वो ब्याज दरें बढ़ा रही है, तो फिर ब्याज दरें बढ़ा रही है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और मुद्रास्फीति कम करती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो घटनाएं इसमें होती हैं स्टेग इन्फ्लेशन में, आई थिंक तो समझ पा रहे होंगे स्टेग इन्फ्लेशन है। फिर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हमने डिस्कस कर ली। और ये लागत जनित, मतलब लागत जिसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तेल की कीमतें या बाज़ार में जो कच्चा माल है उसकी कीमतें, और जो उसको बनाने में जो लागत है, जो लेबर, जो भी लेबर है, लैंड, जो भी इसमें आते हैं, उसके कारण अगर कीमतें बढ़ रही है तो लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो इसका उत्तर नंबर ये 2 ही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किस संकेत को जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब कई इसको एसडीआई ने समझा, ये एसडीआई नहीं है, ये एक्चुअली जो होता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, पीक्यूएलआई, ये पीक्यूएलआई के बारे में बात हो रही है। पीक्यूएलआई के क्वेश्चन है, इसमें एसडीआई का वो देख के आप ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वैसे हिंदी का इंग्लिश में तो समझ आ जाता है। खैर इसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जीवन प्रत्याशा होती है, शिशु मृत्यु दर भी होती है, और आधारभूत साक्षरता ये भी इसमें शामिल होता है। इसमें ये प्रति व्यक्ति आय नहीं होती है ना, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 हो जाएगा ना। ये ना अपन इसको एसडीआई के साथ तुलना भी कर लेते हैं, कहाँ करें, जगह भी नहीं, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं एसडीआई और यहाँ अपन पी क्यू एल। देखो यहाँ पे जैसे इनकम फैक्टर होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हेल्थ होती है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एजुकेशन होती है यहाँ पे, बिल्कुल एजुकेशन यहाँ भी है। इसका स्कोर जो 0 से 1 के बीच होता है, लेकिन यहाँ 0 से 100 होता है, ठीक है। लेकिन ये एसडीआई तो यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, और ये जो पीक्यूएलआई जो फिजिकल क्वालिटी लेबर क्या है, लाइफ इंडेक्स, तो ये जो है वो अपना एक अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम मॉरिस था शायद, हाँ मॉरिस, तो मॉरिस ने उन्होंने ये बताया था कि ऐसा कैसा है कुछ, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करने हैं, जो लाइफ की जो फिजिकल क्वालिटी उनको मापने के लिए। तो इसका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों ना। हमारा 51 नंबर प्रश्न है, खर्च योग्य आय। खर्च योग्य आय क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम। उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं भाई। खर्च योग्य आय, अच्छा मैं बता दूं, डिस्पोजल इनकम जो होती है उसमें पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डिस्पोजल डी आई, डिस्पोजल इनकम बराबर जो पर्सनल इनकम होती है उसको घटा देते हैं डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम को डायरेक्ट टैक्स से घटा देते हैं। तो खर्च योग्य आय, निजी आय, निजी प्राइवेट नहीं, खर्च योग्य आय व्यक्तिक आय बिल्कुल, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं। खर्च योग्य आय व्यक्तिक आय और प्रत्यक्ष बिल्कुल। खर्च योग्य आय जो है वो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं, उसी का अंतर, उसके बीच का अंतर ही क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है ये अपनी खर्च योग्य आय। ठीक है, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो अच्छा बजट के घाटे के बारे में है ना, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में, यहाँ है कि निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होगा? किस परिस्थिति में सरकार के बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होगा? सबसे पहले तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा क्या होता है साथियों? ये जो प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिशिएट है, प्राथमिक घाटा होता है जो फिस्कल डेफिशिएट है, फिस्कल डेफिशिएट माइनस जो डायरेक्ट ब्याज जो है उसमें इंटरेस्ट। प्राथमिक घाटा जो जिसमें राजकोषीय घाटे में से जितना जो ब्याज चुकाना है उसको अगर माइनस कर दें तो अपने पास प्राइमरी डेफिशिएट निकल के आ जाता है। तो ये जो प्राइमरी डेफिशिएट है तो ये अपने राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज जितना चुकाना है उसके उसका जो माइनस जितना करेंगे उसमें जिसका अंतर है वही प्राथमिक घाटा है। तो इस रूप में देखते हैं अपन, जब शुद्ध ब्याज भुगतान शून्य है, नहीं नहीं ये नहीं है, जब राजस्व घाटा शून्य होता है, नहीं रेवेन्यू से नहीं जाना देना इसका, जब राजकोषीय घाटा शून्य है, राजकोषीय घाटा शून्य है तो फिर प्राइमरी डेफिसिट की जरूरत ही क्या है? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो ब्याज भुगतान के बराबर है, यही तो बात, यही तो इस बात कहना चाह रहा है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जितना करना है अपने को। तो यानी कि जब राजकोषीय घाटा वो ब्याज भुगतान के बराबर है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। आई थिंक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यानी अगर 5,000 मतलब राजकोषीय घाटा है मान लो, तो 5,000 उसका ब्याज चुकाना है अपने को, उतना ही ब्याज भुगतान, दोनों बराबर है, तो वही इसके प्राइमरी डेफिसिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अच्छा फिर आ गया ये एग्रीगेट से, जो भारत में मुद्रा पूर्ति का निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है? अपन ने शायद ऊपर भी बात करी थी कि तरल मतलब आप ऐसा कौन सा पैसा जो सबसे जल्दी दे सकते हो, यानी कितना जल्दी मुद्रा को खर्च भुगतान के लिए प्रयोग में ला सकते हो आप, इनमें से आप बताइए। हमने देखा भी था M0 इसमें है नहीं, उसके बाद M1 तो ये रहा, तो ये उत्तर हो जाएगा। यानी आप कितना जल्दी मुद्रा को, अगर देसी भाषा में समझे, कितना जल्दी मुद्रा को खर्च भुगतान के लिए प्रयोग में ले सकते हैं आप। अगर आपके पास M1 में क्या है, M1 में यही तो है, कैश है, जनता का नकद है, तो जनता का नकद और जो बैंक के पास पैसा है वो सबसे जल्दी पहले ही खर्च होता है, उसके बाद FD की बात आती है, इसलिए इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। एक क्या, ये दो M1 मतलब 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी देख लेते हैं अपन। यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो 1 2 जो ऊपर भी प्रश्न थे वो ये जो सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा उसके हैं, उसमें जो सेकंड ग्रेड जो इकोनॉमी जहाँ पूछी जाती है, SST का पेपर। ठीक है, विजिबल हो रहा है शायद आपको? ठीक है, किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लोच, यानी इलास्टिसिटी की बात हो रही है। जैसे ये बाएं से ऊपर, बाएं यानी यहां से ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लोच, यानी मूल्य ऊंचा और मात्रा कम।
मतलब अगर कीमत आगे बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है, मान लो कीमत यहाँ 5 रुपये थी और यहाँ अब 7 रुपये हो गई, और जिसके कारण क्या हुई, मांग बहुत घट गई है। कीमत तो कम ही बढ़ी है, कीमत का तो अंतर बहुत कम है, लेकिन इसके कारण जो मांग है वो बहुत घट गई है। मतलब जो इलास्टिसिटी है, बदलने की जो प्रवृत्ति है, जो परिवर्तनशीलता है, वो ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, कि भाई थोड़ी सी मांग बढ़ी और थोड़ी सी कीमत बढ़ी और वस्तु की, और मांग बहुत घट गई, यानी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी मूल्य ऊंचा है और मात्रा कम है, तो ये बढ़ती है, यानी कीमत लोच क्या होगी, इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती है। कब? जब मांग वक्र जो है वो ऊपर बाएं से, यानी नीचे से ऊपर, बाएं दाएं से बाएं इसको छोड़ो, वो नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, अगर मैंने सही तरीके से डिलीवर किया है तो बढ़ती है, इसका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसका इलास्टिसिटी और ये सब डिमांड के बारे में एक और क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हैं? ठीक, मांग की आय लोच शून्य होगी यदि आय में दिया गया परिवर्तन। ये बोल रहा है कि जो मांग की आय है, मांग की आय मतलब जो इनकम है, जैसे मान लो इसको ऐसे देखते हैं आप, जैसे आपकी पहले इनकम थी 10,000, आज आपकी इनकम हो गई है कुछ सालों बाद 20,000, तो आय में क्या, मतलब आय में दिया गया परिवर्तन क्या होगा? मांग में परिवर्तन आएगा, मांग बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, यही पूछना चाह रहा है प्रश्न। मांग की आय शून्य होगी, मांग की आय लोच जो है वो शून्य कब होगी? तो मांग की गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक परिवर्तन लाता है। ये तो कह रहा है कि आय में दिया गया परिवर्तन शून्य है, तो कहाँ से लाता है? मतलब जैसे कि अगर 10,000 से इनकम 20,000 हुई है, तो भी आप नमक तो वही टाटा का खरीदेंगे ना, यही बात सॉरी, यही बात इसमें कहना चाह रहा है कि अगर आप इनकम से कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा, सैद्धांतिक प्रश्न है थोड़ा, तो मांगी गई मात्रा में समान अनुपातिक नहीं, मांग में परिवर्तन नहीं लाता, ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। यानी इसमें जिस तरीके से मांग में परिवर्तन नहीं लाता, इससे मांग बढ़ने से, लेकिन मतलब कोई आय बढ़ने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मांग में, कहने का मतलब यही है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, टेक्निकल बट विथ कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं था। एक मिनट, चलिए। तो पहला प्रश्न, अच्छा पहला प्रश्न मतलब ये कोई दूसरा प्रश्न पत्र है, कौन सा प्रश्न पत्र है ये चेक कर लेते हैं। ये शायद लेक्चर एंड कोच का प्रश्न पत्र, जो कि 30 जून को हुआ था, उसके ही कुछ प्रश्न इकोनॉमी के हम लेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया? बिल्कुल, आरबीआई जो पहले था वो प्राइवेट बैंक था, और जब ये प्राइवेट बैंक था तो 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारत सरकार का स्वामित्व इस में आ गया ये आरबीआई। तो 1949 इसका आंसर हो जाएगा। साधारण प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये क्या है? जब रिजर्व बैंक नकद कोषानुपात, ये क्या चीज़ है? नकद यानी कैश, कोष, सीआरआर की बात हो रही है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। और आप जब भी इकोनॉमी के प्रश्न देखें तो साथ में उनके इंग्लिश जो है वो उसका वर्जन जो इंग्लिश में भी इसको देखें प्रश्न को, ताकि आप ज़्यादा क्लैरिटी से प्रश्न कर पाएँ। बाकी आपको अंदाजा इससे लग भी जाता है। बैंक नकद कोषानुपात माने सीआरआर, सीआरआर को बढ़ाता है तो इससे क्या होता है? तो ये जब सीआरआर एसएलआर जो मात्रात्मक और गुणात्मक आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी इसमें अपनाता है, अगर आपको इसमें डिटेल में पूछा है तो सीआरआर बढ़ाने का मतलब है जब सीआरआर बढ़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा। जब आरबीआई, सीआरआर कौन बढ़ाता है? आरबीआई।
यानी कि CRR बढ़ गया मतलब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक लोन नहीं दे सकता ज़्यादा, उसको कैश रिजर्व के रखना पड़ेगा ना। तो बैंक के पास पैसा कम, बैंक तो कम, लोन भी कम हो जाएगा। और जब लोन कम होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम होगी तो तब क्या होगा, वो ऑप्शन से देख लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, नहीं, कम होकर मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी क्या, यही तो बात हमने की। तो ये उत्तर नंबर 2 हो जाएगा ना, मुद्रा की पूर्ति मनी सप्लाई कम होगी CRR बढ़ाने से। सामान्य प्रश्न था, अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो सही तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न हमारा आई थिंक थोड़ा ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। और इस बार क्या है कि थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया प्रश्न, यहाँ डिस्कस करवाने के लिए यहाँ तक का आना चाहिए, जिस कारण ये स्पेस बच गया है। ऐसे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इस बात का। पर विजिबल है ये अच्छी बात है। ये प्रश्न जो है वो निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, यानी RBI का कौन सा कार्य नहीं है। RBI सरकार को उधार देता है, बिल्कुल देता है। ये सरकार को वित्तीय सेवाएं बिल्कुल देता है, वित्तीय फाइनेंस सर्विस देता है। जनता को बैंकिंग सुविधाएं देना, RBI क्या यहाँ जनता को बैंकिंग सुविधाएं देने आता है, वो तो बैंकों को रेगुलेट करता है। वैसे सुविधाएं बैंकों की तो कॉमर्शियल बैंक का काम है ना, जो जनता को बैंकिंग सुविधाएं देना कॉमर्शियल बैंक का काम है, तो ये तो RBI का नहीं है, सेंट्रल बैंक काम नहीं करता। ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, बिल्कुल देता है, वो सब आपने पढ़ी होगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो इतनी भी टर्म आ रही है आपको, ऐसी टर्म जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रश्न के साथ देख लेनी चाहिए। जैसे इस बार जो स्टेग इन्फ्लेशन है, उनको जिस तरीके से वो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन था, उसी तरीके से उसको रिलेट वहाँ करके देखें आप, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे इसी तरीके से स्टेग इन्फ्लेशन में कौन से चीज़ें बढ़ती है, कौन सी घटती हैं, तो इसको स्टेटमेंट के रूप में एक तरीके से देखें, लैंग्वेज को उस अप्रोच के साथ पढ़ें आप, जिससे बहुत बेहतर चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, एक अच्छी क्लैरिटी आएगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, कुछ खासकर ऐसे जहाँ मनी सप्लाई का टॉपिक है और बजट का टॉपिक है और नेशनल इनकम का टॉपिक है। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर कॉमर्शियल बैंक के बारे में है। अच्छा, क्या प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण देने की नकद साख प्रणाली के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कर लेते हैं विचार। उधारग्राही यानी जो ऋणी है, लोन लेने वाला, निकासी की शक्ति, उसकी वर्तमान संपत्ति, बिल्कुल उसके पास असेट कितनी है उस पर निर्भर करती है। सही बात है ये तो। उधारग्राही जो ऋणी है उसके द्वारा देय ब्याज की गणना स्वीकृत साख सीमा पर की जाती है, जिसे वो बैंक से उधार ले सकता है। नहीं, जितना पैसा जब लिया है उस पर लागत कितनी, उसके अनुसार होगी ना, पैसा कितना लिया है उस पर होगी, ना कि उसकी सीमा पर होगी। सीमा का यहाँ कोई, वो तो योजना के अंतर्गत आ जाता है। तो ये उत्तर इसका बी गलत है, इसका केवल ए हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 हो जाएगा ना। यानी यहाँ पूछा कि देय ब्याज की गणना स्वीकृत साख सीमा पर नहीं होती, उसके जो उसने लोन लिया, उसके जितना लोन लिया उस पर, जिसकी लागत लोन की, उसके अनुसार इंटरेस्ट रेट आएगी, उसी पर लगेगा जो लग रहा है, ब्याज की गणना वहीं से होगी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बैंक शाखा का निर्माण करते हैं। बैंक शाखा का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं? विदेशी विनिमय के आधार पर करते हैं क्या? नहीं, विदेशी विनिमय का साख से क्या, साख तो जनता से जुड़ा, मतलब साख कैसे बनती है बैंक की? अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर, अपनी कुल संपत्तियों के, परिसंपत्तियों के आधार पर नहीं, अपनी नकद जमाओं के आधार पर।
उसकी जो उसके पास नकद जमाएं कितनी है उसके आधार पर ही बैंक साख का निर्माण कर सकता है। बैंक लोन देता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, वही साख है उसकी और अपनी नकद जमाओं के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा अच्छा प्रश्न है ये भी, और अभिकथन और असर्शन और रीजन देख लेते हैं। क्या है अभिकथन? आरबीआई द्वारा नोट जारी करने वाली प्रणाली को 1956 में आनुपातिक आरक्षित प्रणाली से न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में बदल दिया गया। बिल्कुल 1956 की बात है, जब आरबीआई द्वारा जो नोट जारी करने के पहले जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बदला। पहले जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का मतलब ये था कि जितना गोल्ड है, जितना सोना है, जितना गोल्ड उतने नोट छापो, जितना गोल्ड उतने नोट छापो। लेकिन जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसमें तो गोल्ड भी है। मान लो 115 करोड़ का गोल्ड है तो 85 करोड़ की अन्य चीज़ें हो जाएगी। ये सब क्यों हुआ? कारण क्या है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की बढ़ती मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया। बिल्कुल देश आगे बढ़ रहा था, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी। जब पहले 4 लोग थे तो एक चीज़ चाहिए, अब 8 लोग हो गए, 2 चीज़ चाहिए। तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। मनी सप्लाई केवल गोल्ड से काम नहीं चलेगा, चीज़ें बदलनी पड़ेगी, उसी का ये। तो ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यही हो जाएगा उत्तर नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो, अच्छा, साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करते हैं? केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करने के लिए खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करते हैं। जैसे साख का विस्तार करना है आपको, इट मीन्स क्या करना है? खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करेंगे तो साख का विस्तार नहीं होगा क्या? पैसे जाएंगे मार्केट में। यानी कि इस तरीके से देख लेते हैं, प्रतिभूतियां खरीदेगा। जब प्रतिभूतियां खरीदेगा, आरबीआई जब बॉन्ड बाई करता है तो बैंक के पास क्या आता है? पैसा। और जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक लोन देगा, और जब बैंक लोन देगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, साख का विस्तार होगा अर्थव्यवस्था में, उत्पादन बढ़ेगा, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी। तो ये सीधा सा इसका आंसर है ना, खुले बाजार में प्रतिभूतियां का क्रय करता है। ठीक है, हो गया क्रय। नहीं, बेचता तो नहीं है, बेचता नहीं है। बेचता तब है जब मनी सप्लाई घटानी हो। बैंक रेट बढ़ाता है? नहीं नहीं, बैंक रेट और सीआरआर इन सब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई घट जाएगी ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये इको सर्विस से ही है अपना। अगर आप इनको अगर 3-4 वीडियो देखेंगे तो लास्ट वीडियो तक आते आते आपके सामने ये क्लैरिटी में दावा कर सकता हूँ, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल रूप से, और वो जिनके प्रश्न बार बार आ रहे हैं और वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। बाकी प्रश्न तो बिना थोड़ी बहुत अगर आप समझ रखते हैं तो उससे भी हो जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स पे आप काम करेंगे, खासकर जो पीएसआई का एग्ज़ाम है और आगे जितने भी जो परीक्षाएं आने वाली है जिसमें इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न आते हैं, और खासकर आरपीएससी के जितने भी जो एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए आपके पास एक क्लैरिटी तो आ जाएगी। तो अभी तो जैसे कुछ ही प्रश्न हुए, आगे जब हम बढ़ेंगे, सांख्यिकी वाला पेपर है, डिप्टी जेलर वाला है, सीनियर टीचर का आगे भी है, और फिर एसआई टेलीकॉम वगैरह सब, तो उनसे बहुत एक ठीक ठाक पता लग जाएगा ना। तो अब अपन कर लेते हैं इसको डिस्कस।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गिनी गुणांक द्वारा मापी गई असमानता को कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिया। ये देखो, एक परिवर्तन का क्वेश्चन ऊपर भी था। हर प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न जरूर होगा। कोई जैसे ग्रीन बजट का पूछ लेंगे, कब किया गया है, तो ऐसा कुछ एक फैक्चुअल प्रश्न जो है वो इस तरीके से कि परिवर्तन क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था में, व्यापक परिवर्तन। एक तो व्यापक परिवर्तन और एक सतही परिवर्तन। तो ये जो सतही परिवर्तन, जैसे क्या चेंजेज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो गया, ऐसे कुछ प्रश्न, तो ये सब ऑब्जर्वेशन आप कर पाएंगे। खैर, ये गिनी गुणांक जो है वो, गिनी कौन है? गिनी तो क्या करती है? अमीर गरीबी का अंतर करती है। और इस गिनी के पास दो पैरामीटर है, एक तो है जीरो और एक है एक। जीरो मतलब जीरो, सब बराबर, सब बराबर है। और एक मतलब, एक का मतलब बहुत ज़्यादा अंतर। अगर संख्या एक के करीब है तो बहुत ज़्यादा अंतर है, और संख्या जीरो के करीब है तो बहुत करीबी का, असमानता का बहुत कम असमानता है। तो अपन यहाँ से देख लेते हैं स्टेटमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गिनी गुणांक 2022-23 में 266 से घटकर 2023-24 में 237 हो गया, घटकर 237 हो गया। बिल्कुल, ये इस इकोनॉमी सर्वे के अनुसार सही बात है। 266 से 237 हो गया, मतलब क्या हुआ? अंतर बढ़ा या घटा? बहुत ज़्यादा अंतर तो बढ़ा ना, या घटा? यही अंतर घटा, क्योंकि ये जीरो के करीब गया है। 266 था पहले, अब 237 हो गया। तो ये परिवर्तन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए। क्या असमानता में व्यापक, जो पॉजिटिव ही देखेंगे इसको तो उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ ताकि आप एक तरीके से थोड़ा खुद क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें उस हिसाब से। बाकी आप शायद ढाई तो नहीं, 2 तक टेलीग्राम पे, 3 तक, 3 तक चला लेते हैं लोग। खैर, 11 ये है डेवलपमेंट के बारे में। विकास के निम्न उद्देश्यों पर विचार करें। कर लेते हैं विचार। कथन 1 है कि विकास का उद्देश्य भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जीवन रक्षक वस्तुएं प्रदान करना है। बिल्कुल सब सही बात है। ये जो है वो उद्देश्य भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जीवन रक्षक जो है वो वस्तुएं प्रदान तो करता है। विकास जब होता है तो ये सब मिलता है। विकास केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित होता है, सामाजिक चयनों को नजरअंदाज करता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। सही गलत, यही 2 गलत हो जाएगा। विकास, डेवलपमेंट जो होता है वो, ये जो है गुणात्मक है विकास, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मात्रात्मक है। एक तो होता है भाई डेवलपमेंट विकास, और एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो व्यापक है, ये क्या है? आर्थिक विकास तो व्यापक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो व्यापक अवधारणा है। और वहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो संकीर्ण अवधारणा है। और खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो विकसित देश है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अपने लिए जो है विकासशील देशों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो सामान्य प्रश्न था, उत्तर आपको पता लग गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये बैलेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है ना, भुगतान संतुलन खाते में अदृश्य इनविजिबल कौन सी है? इन अदृश्य मदों से तात्पर्य, अदृश्य मदें कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे ये मद मान लीजिए दिखता है, क्या दिखता है? दिखता है माल। माल विजिबल है या इनविजिबल गुड्स है? माल तो दिखता है। और सेवाएं, सेवा दिखती है क्या? सेवा तो नहीं दिखती। निवेश कर दिया कोई तो वो दिखेगा क्या? तो अदृश्य मदों से तात्पर्य है
सेवा और निवेश, पूंजी अंतर प्रवाह, यही हो जाएगा ना, सेवाओं का लेन देन। सेवाएं माने टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनका जो है वो अदृश्य मद है ना। आसान सा प्रश्न था, ये प्यारा प्रश्न देख लेते हैं। डिवोल्यूशन पूछ रहा है, बिल्कुल डिवोल्यूशन, अगर आप जैसे ये अगर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे डिवोल्यूशन है तो यहाँ आपकी बार जगह कम छोड़ी गई है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लिखें और मूल्यन के साथ आप डिप्रेशिएशन भी लिखें, डिवोल्यूशन के साथ डिप्रेशिएशन, अवस्फीति जिसको बोलते हैं, अवस्फीति के साथ अपस्फीति भी लिखें, जिसमें एक में ऋणात्मक दर होती है और एक में दर कम प्रतीत होती है, लेकिन महंगी और भी अधिक होती है, मुद्रास्फीति और भी अधिक होती है। तो अवस्फीति, अपस्फीति और अवमूल्यन, इनको एक जगह लिख दीजिए आप, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। ऐसे लिख दीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर देना। बॉक्स में क्या, एक यहाँ लिख देना, एक यहाँ लिख देना, एक यहाँ लिख देना। और इसी से अगला प्रश्न इसी से बनेगा, इसी श्रृंखला में बन चुके हैं, तो आने वाले समय में तो बनेंगे ही। ठीक है, यहाँ डिवोल्यूशन अवमूल्यन के बारे में पूछा है। अवमूल्यन के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। अवमूल्यन किसी देश के आयातों की, देखो अवमूल्यन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझो आप। अवमूल्यन का मतलब सीधा सा देसी भाषा में समझो आप, तो रुपये कमजोर होना। रुपये क्या हो गया है, कमजोर। रुपये कमजोर कोई ऐसे फिजिकली नहीं, रुपये कमजोर मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। जैसे पहले 20 रुपये में जो चीज़ आती है वो आप 30 रुपये में आ रही है, यानी रुपये क्या हो गया है, वैल्यू घट गई है। पहले बोलते थे कि बोरी भर के लाते थे 1 रुपये में, अब नहीं आ रही, तो बोरी भर के लेके जानी पड़ती। खैर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले तो। इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, थोड़ा इकोनॉमी वाली बात भी कर लेते हैं कि जैसे $1 था, $1 है, जो पहले 60 रुपये का आ रहा है वो अभी $85 85 में आ रहा है। जो $1 60 रुपये का आ रहा है वो अब 85 में आ रहा है $1, यानी रुपये की जो वैल्यू है वो कम हुई है। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। अवमूल्यन किसी देश के आयातों की घरेलू कीमतों को बढ़ाता है। आयातों की किसी घरेलू कीमतों को बढ़ाता है और निर्यातों को विदेशी की कीमतों को कम करता है। बिल्कुल, घरेलू कीमतों को तो बढ़ाता है, यानी जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आयात मतलब महंगा होगा, आयात महंगा और निर्यात सस्ता। कैसे, उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे जो एक आईफोन है आप लेते हो, महंगे लोग लेते हैं, खैर बड़े लोग, महंगे नहीं। जो आईफोन थे, जो पहले जो आईफोन आपको मिल रहा था, प्यारा सा आईफोन, वो आईफोन पहले आपको 20,000 में मिल रहा था मान लो, हालांकि नहीं मिलता, मैं मान लेते हैं एक बार। वो आईफोन अभी आपको 45-40 में मिल रहा है, अभी वो आपको 40 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहले $1 60 रुपये का था वो 85 का हो गया। तो अब तो क्या होगा, आईफोन लोग नहीं खरीदेंगे, बड़े लोग खरीद लेंगे, लेकिन नॉर्मल लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि क्या हो गया, महंगा। क्या खरीदेंगे फिर, लावा खरीद लेंगे। लावा तो खैर नहीं खरीदेंगे, लेकिन कोई और विकल्प होगा तो वो खरीद लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि देसी माल ज़्यादा खरीदेंगे लोग, यानी कि आयात जो है आपका महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले तो किसी चीज़ को मंगाने में 60 रुपये देने पड़ते थे $1 में, वो भी अब 85 रुपये हो गया, तो उस अनुपात में ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। तो आयात महंगा हो गया हमारे लिए, निर्यात सस्ता हो गया। कोई चीज़ यहाँ से जाएगी जो विदेशों में सस्ती हो जाएगी ना, सीधी सी बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अवमूल्यन वे परिवर्तन नीति का संकेत करता है, क्योंकि इसमें घरेलू वस्तुओं पर किया जाने वाले आयातित वस्तुओं व सेवाओं की तरफ परिवर्तित हो जाता है। नहीं, घरेलू वस्तुओं पर किया जाने वाला वे आयातित वस्तुएं तो महंगी है, नहीं खरीदेंगे लोग। क्या खरीदेंगे, देसी माल खरीदेंगे। अब आईफोन थोड़ी ना खरीदेंगे। अब तो क्या है, अगर रुपया कमज़ोर हो गया, अवमूल्यन हो गया, तो क्या होगा, आयात महंगा हो गया, निर्यात सस्ता हो गया, लोग आईफोन नहीं देसी माल खरीदेंगे। और जो देसी माल खरीदेंगे तो ये जो परिवर्तन है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आयातित वस्तुओं सेवाओं की तरफ परिवर्तन नहीं होता, घरेलू मांगी जो है वो घरेलू माल खरीदते हैं लोग। तो उत्तर नंबर कौन सा लगा दें, यही लगा दें क्या, 1 नंबर, यही हो जाएगा ना, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, या बस करें, फिर एक आधा कर ही लेते हैं।
एक और कर लेंगे, दो कर लेंगे, क्या कि थोड़ा ऐसे ठंड लगी हुई है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, अब ये हिंदी वाला नाम थोड़ा एनएसएसओ है शायद, ये है ना शायद, निम्न में बेरोजगारी की किस अवधारणा को विकसित नहीं किया गया है? अच्छा, ये शायद सामान्य स्थिति, चालू, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, तो ये सब तो स्टेटस करता ही है ना। ये मंथली स्टेटस नहीं होती, मंथली स्टेटस जो है वो ये एनएसएसओ नहीं करता, इसके द्वारा ऐसी कोई चीज़ नहीं। यही होगा इसका आंसर, नंबर 2। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है शायद विजिबल ना हो, इसको देख लेते हैं पहले कि विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको तो यहाँ लाना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या है कि ये सूची 1 है, और इन मदों को मिलाना है और फिर कूट द्वारा सही उत्तर चुनना है आपको। मिला लेते हैं ना, दिख रहा है आपको? ये कुछ टर्म्स है, क्या क्या चीज़ें? पहला तो है, एक तो है व्यापार संतुलन, एक है चालू खाता, भुगतान संतुलन, पूंजी खाता। एक एक करके इन सबको देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसको ऑर्डर वाइज देख लेते हैं, फिर मिलान करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अभी ऊपर हमने किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक ही प्रश्न पत्र में सवाल है और बैलेंस ऑफ पेमेंट दे रखा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यानी पूरे देश की इनकम क्या है, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। फिर ये देखो आप, व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस क्या होगा, यानी वस्तुओं का लेन देन, जो वस्तुएं हैं वो ट्रेड संतुलन तो यही होगा, वस्तुओं का लेन देन, जो वस्तुओं का लेन देन का अंतर, वही क्या है, व्यापार संतुलन। अब एक है करंट अकाउंट और एक है ये कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में मतलब बड़ा पैसा, और इसको आप ऐसे देखो, कैपिटल अकाउंट माने बड़ा पैसा, और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब गुड एंड सर्विस, माल और सेवा, माल और सेवा। चालू क्या, माल और माल चालू और सेवा, साथ में इनकम, छोटी मोटी इनकम, बड़ी इनकम, बड़ी लोन, बड़े निवेश, बड़ी विदेशी पूंजी, तो वो पूंजी खाते में चली जाती है। इसको ऐसे रिलेट करना, आप कीवर्ड से रिलेट करो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन और स्पेसिफिक सिलेबस में, लेकिन आप इसको गलत नहीं करेंगे कभी अगर आप कीवर्ड को समझ लेते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, ठीक है। तो व्यापार संतुलन क्या हो गया, व्यापार संतुलन मतलब लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, और वस्तुओं का लेन देन किसमें, आयात निर्यात, यही होता है लेन देन का मतलब। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ये वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और विदेशों साधन आय, ये तो नहीं है भाई, विदेशों से साधन आय तो इसमें नहीं हो सकती ना। अभी तो अपने ये सब चीज़ें डिस्कस की, ये सब किस में होता है, वस्तु सेवा इनकम, ये तो माल, इसमें क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट में जाता है। तो व्यापार संतुलन का मतलब सीधी सी बात, छोटी सी बात है, देश की जो दृश्य मदें हैं, माल और सेवा है, उनके निर्यात और आयात का क्या मूल्य है। तो निर्यात आयात का मूल्य कहाँ दिख रहा है आपको, ये निर्यात आयात का मूल्य दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ ले आएंगे। अब है करंट अकाउंट, चालू खाता है ना। अब करंट अकाउंट को देख लेते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट तो सीधी बात है, वस्तु सेवा इनकम, गुड्स सर्विस और इनकम। तो ये इनकम, इसको कीवर्ड को देखना है आपको, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना। जैसे चालू खाते में 3 चीज़ें याद रखें, गुड्स सर्विस और इनकम। ज़्यादा डिटेल में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको अलग से कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, किसी और क्लास में कर लेंगे। तो ये इनकम इसमें है, और इसमें तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ, ये सब बड़ी बातें हो रही हैं ना। देनदारियाँ जो है, लाइबिलिटीज, परिवर्तन, लेन देन, तो ये तो कैपिटल अकाउंट में जाने वाली चीज़ें है ना। तो चालू खाता, करंट अकाउंट अपना इसमें भेज देते हैं, इससे मिलान कर लेते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या, पूरे देश की इनकम, यानी किसी देश के निवासियों और अन्य देश के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड क्या है, पूरे देश की इनकम, ऐसे याद रखो। दूसरा कोई प्रश्न आएगा उसमें लैंग्वेज अलग चेंज कर देंगे,
लेकिन आपको पूरे देश की इनकम इस तरीके से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो रिलेट कर लेंगे और आपका मिलान भी सही हो जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट, बड़ी चीज़ें माने लोन, निवेश, जो एफडी फॉरेन विदेशी पूंजी है वो सब किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट। तो ये A3, इसको देख लें A3 किस में है? नीचे विजिबल नहीं हो रहा। A3 B1 व्यापार संतुलन, A3 क्या A4 ना, A4 कहाँ है, ये रहा A4, A4 यहाँ भी रहा, B1, तो यही आंसर हो जाएगा ना, 1 नंबर। और यही तो मिलाया हमने। तो एक बार लिख लेते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना। यानी व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस में आप क्या रखेंगे, व्यापार संतुलन मतलब वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, ये बात, ये कीवर्ड इसमें याद रखें आप। फिर जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्या है, गुड्स है, गुड्स सर्विस, ये कीवर्ड याद रखना है आपको। तो बस इनकम, अच्छा मैं मनी सप्लाई के लिए कीवर्ड बताना भूल गया था मैं, मुझे ध्यान में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में अपन इस सब सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फिर ये एक क्या था इसमें, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस माने पूरे देश की इनकम, पूरे देश की इनकम। फिर एक कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या था, लोन, बड़ी बातें, बड़ी चीज़ें, निवेश, विदेशी पूंजी, ये सारे कीवर्ड आप याद रखें, ठीक है। अगर ये कीवर्ड आप याद रखेंगे तो नो डाउट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाकी तो अपने तो वही चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है, अब अगले प्रश्न अगले वीडियो में कर लेंगे ना, तो 1 घंटा तो काफ़ी, 1 घंटा हो गया होगा, तो या कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।